Hello everyone, I am Jasina Paris and I welcome you all to today's daily news analysis. आज है 22nd January 2025 and we're going to be seeing important articles from the Hindu and the Indian Express. So let's begin. तो आज का जो पहला आर्टिकल है, हमको पता है हाल ही में we have the 47th President of the United States, डोनाल्ड ट्रंप. ये 20 जनवरी को इन्होंने सीट लिया, इनॉग्रेशन सेरेमनी हुआ एंड आते ही इन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए हैं. तो आइए चलते हैं, जान लेते हैं कि क्या क्या चेंजेस है और इसका जो इम्पैक्ट है इंडिया पे क्या है ये भी हम समझते हैं. सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट यू कैन से ऑर्डर गिवन बाय डोनाल्ड ट्रंप ये है कि वहां पे यूएस सिटीजनशिप बाय बर्थ इसको हटाया है. सो लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली डज दिस मीन. सो अगर हम यूएस की बात करें, आपको सिटीजनशिप मिल सकता है बाय बर्थ इन द फॉर्म ऑफ टू थिंग्स. एक है जूस सोली और एक है जूस सैंग्विनिस. ओके, व्हाट डज दिस मीन? सोली means with regard to birthplace और sanguinis का मतलब है यूएस सिटीजन हो. तो इसका मतलब है कि अगर आप यूएस में जन्मे हो देन यू कैन गेट यूएस सिटीजनशिप. ठीक है, तो ये एक फर्स्ट क्राइटेरिया है. या अगर आपके पेरेंट्स यूएस के हैं, यूएस सिटीजन्स हैं, सो सैंग्विनिस का मतलब है बाय ब्लड. तो ब्लड रिलेशन है, आपके पेरेंट्स यूएस के हैं, यूएस सिटीजन्स हैं, तो आपको सिटीजनशिप मिल सकता है यूएस का. सो ये जो अमेंडमेंट है इट केम इन द 14th अमेंडमेंट ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, जो आया था बहुत पहले 1868 में आया था. सो इट्स अ वेरी ओल्ड अमेंडमेंट, इट्स अ वेरी ओल्ड वे हाउ टू गेट सिटीजनशिप. तो अभी जब ट्रंप वापस से आए हैं एज अ प्रेसिडेंट, इन्होंने क्या चेंजेस किया? एग्जीक्यूटिव ऑर्डर देके इन्होंने कहा कि अगर आप यूएस में जन्मे हो यू कैन नॉट गेट यूएस सिटीजनशिप. ठीक है, सो यहां पे देयर आर टू एस्पेक्ट्स. एक है कि आपके पेरेंट्स जो है अनलॉफुली वहां पे बस गए हैं, अनलॉफुली वो यूएस सिटीजन नहीं है, उनके पास परमानेंट रेजिडेंस या पीआर नहीं है, तो अनलॉफुली अगर वो उधर बच्चा हो गया है they will not get, the बच्चा will not get US citizenship. तो एक है फर्स्ट एस्पेक्ट. सेकेंड एस्पेक्ट है कि वो लॉफुली आए हैं, यानी उनके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं, वीजा है, बट उनका टेम्पररी स्टे है, उनका जो रेजिडेंस है टेम्पररी है, जिसका मतलब है वो कोई वीजा के दौरान आए हैं. जैसे कि बहुत सारे इंडियंस यूएस जाते हैं पढ़ाई करने, वो जाते हैं काम करने, है ना, तो कुछ वीजा के दौरान वो जाएंगे. मोस्ट कॉमनली आपने सुना होगा H1B वीजा, राइट. सो H1B वीजा ऐसे वर्किंग वीजा, स्टूडेंट वीजाज में अगर आप फैमिली आपका होता है, यू आर हैविंग किड्स, द किड्स विल नॉट गेट यूएस सिटीजनशिप लाइक इट वाज बिफोर दिस पर्टिकुलर ऑर्डर. तो अब क्या होगा? व्हाट इज द फॉरवर्ड थिंग दैट वील सी? इसके एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के बाद अभी वोटिंग होगा. तो उनके जो पार्लियामेंट में यहाँ पे वोटिंग होगा और ये जो वोटिंग है इनको मेजॉरिटी वोट मिलना चाहिए, यानी कि 2/3 2/3 मेजॉरिटी इज रिक्वायर्ड फ्रॉम बोथ ऑफ देयर पार्लियामेंट. मतलब उनके जो हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट है, जैसे इंडिया में लोकसभा राज्यसभा है, तो उधर कौन से हैं? दे हैव हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स एंड जो उधर का राज्यसभा है इसको सीनेट कहते हैं. तो रिप्रेजेंटेटिव्स और सीनेट में उनको दोनों हाउसेस में 2/3 मेजॉरिटी, बिकॉज उनको कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है ना, क्योंकि ये 14 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया था, तो इसको अमेंड करना है, तो इसीलिए बड़ी मेजॉरिटी चाहिए. इसके अलावा उनको जो यूएस के अलग अलग स्टेट्स है, कितने स्टेट्स है? देयर आर 50 स्टेट्स, राइट. सो यहां पे दे हैव टू इंश्योर 3/4 ऑफ द स्टेट्स आर ओके विद दिस. लेकिन अगर आपने न्यूज पढ़ा होगा, इट इज सेड दैट 22 सच स्टेट्स, 18 था बट अभी रिसेंटली 22 गया है ये नंबर, कि उन्होंने ये ऑर्डर को नकार दिया है. दे हैव स्यूड दिस ऑर्डर.
ठीक है. सो इट इज अ वेरी डिफिकल्ट सॉर्ट ऑफ एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर टू गेट पास्ड, बट वी कैन नेवर से, बिकॉज यहाँ पे जो सीनेट्स हैं दोनों हाउसेस में डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी का मेजॉरिटी है. व्हाट इज डोनाल्ड ट्रंप्स पार्टी? इट्स अ रिपब्लिकन पार्टी. तो इनकी मेजॉरिटी यहां पे है. ठीक है, तो ये था पूरा आर्टिकल विद रिगार्ड टू द एंड ऑफ यूएस सिटीजनशिप बाय बर्थ एंड इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा अगर मैं बोलूं कि इम्पैक्ट क्या होगा इंडियंस पे. वी नो दैट अ लॉट ऑफ इंडियंस गो टू यूएस विद रिगार्ड टू स्टडी, विद रिगार्ड टू वर्क. तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए इफ दिस रियली पासेस, इफ दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, देन दिस विल ट्राई टू स्टॉप इंडियंस टू गो अब्रॉड, है ना. वो लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग फ्यूचर के लिए वहां पे बसना नहीं चाहेंगे. सो दैट एग्जैक्टली व्हाट कुड हैपन इन द नियर फ्यूचर. बट अभी हमने इंडिया की तो यूएस की तो बात की, इंडिया की भी बात करते हैं. क्या इंडिया में ऐसा कुछ है कि अगर हम कोई फॉरेनर इंडिया में बच्चा पैदा करता है, क्या वो बच्चे को इंडियन सिटीजनशिप मिल सकता है? लेट्स अंडरस्टैंड विद रिगार्ड टू द सिटीजनशिप with regard to India. India में केवल एक citizenship है. Okay, so you can only have a citizenship of India, not of any other states. And ये जो citizenship के बारे में हमने एक पार्लियामेंट से लॉ बनाया है. वो लॉ पहली बार आया था 1955 में. इसके बाद बहुत टाइम वो अमेंड हो चुका है, राइट. बहुत बार अमेंड हो चुका है. रीसेंट अमेंडमेंट की बात करें तो 2019 का अमेंडमेंट है. ओके, सो लॉट ऑफ टाइम्स इट हैज बीन अमेंडेड. तो सिटीजनशिप पाने के लिए यहाँ पे आपको अक्वायर कर सकते हैं बाय बर्थ, यानी कि 1950 या 1987 के बीच में अगर वो बच्चा पैदा हुआ है इंडिया में, he would get Indian citizenship. After 87 एक लॉ बनाया था कि, या अमेंडमेंट आया था कि you have to, one of your parent has to be Indian, right? And this should not be an illegal migrant. तो एक आपका parent should be at least Indian, so that is how you can get citizenship by birth. मान लेते हैं कि जो पेरेंट्स इंडियंस हैं लेकिन वो बच्चा इंडिया में पैदा नहीं हुआ, सो दैट इज बाय डिसेंट. सो अगर वो पेरेंट्स सेटल हुए हैं यूएसए में तो उनका जो बच्चा है कैन गेट इंडियन सिटीजनशिप, दैट इज बाय डिसेंट, यानी उनके पेरेंट्स इंडियंस होने चाहिए. सो दैट इज योर डिसेंट. ओके, द थर्ड इज बाय रजिस्ट्रेशन एंड नेचुरलाइजेशन, थर्ड और फोर्थ. अभी रजिस्ट्रेशन नेचुरलाइजेशन ऑलमोस्ट वेरी सिमिलर, बिकॉज ये आप चाहते हो, रजिस्टर करते हो कि आपको सिटीजनशिप चाहिए, इंडियन सिटीजनशिप चाहिए. बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रजिस्ट्रेशन एंड नेचुरलाइजेशन? रजिस्ट्रेशन का मतलब है अगर उनके पेरेंट्स और he was earlier an Indian citizenship or his parents were Indian citizenship, but now he is not and he wants to be a Indian citizen, तो वो register करेगा, right? So that is called as registration. Naturalization applies for foreigners, तो वो ideally Indian citizens नहीं है या इंडियन ओरिजिन के नहीं है, बट वो फॉरेनर्स हैं और वो बनना चाहते हैं और कुछ क्राइटेरियाज उनको फुलफिल करना पड़ेगा, राइट. सो दे हैड टू फुलफिल 11 years, इट्स रिड्यूस्ड टू 5 years इन सम केसेस. तो ये सब प्रॉपर यहाँ पे प्रोसीजर दिया गया है कि कैसे आप इंडियन सिटीजन बन सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, इन कॉपरेशन, इसका मतलब है कि कल हमने कोई दूसरी टेरिटरी ली तो उस टेरिटरी के लोग ऑटोमेटिकली बन जाएंगे इंडियन सिटीजन्स. ओके, दैट इज बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ अनदर टेरिटरी. मान लेते कोई आइलैंड कंट्री हमने ले ली तो उस आइलैंड के जो लोग हैं वो बनेंगे इंडियन सिटीजनशिप. सो दैट इज कॉल्ड एज इनकॉर्पोरेशन. तो ये था अक्वायर करने का. उसके अलावा कैसे हम हटा सकते हैं इंडियन सिटीजनशिप, लाइक हाउ कैन आई रिनाउंस, हाउ कैन आई गिव अवे माय इंडियन सिटीजनशिप, लॉस कैसे हो सकता है, तो उसका हम देखेंगे. 3 एस्पेक्ट्स हैं, रिनाउंसिएशन, टर्मिनेशन एंड डेप्रिवेशन. सो रिनाउंसिएशन का मतलब है कि आप खुद से बोलते हो कि आपको इंडियन सिटीजन नहीं बनना है, यानी कि आप रिनाउंस करते हो. ओके, सो दैट इज गिविंग अवे बाय योर ओन विल, बाय योर ओन अथॉरिटी. इसको रिनाउंस कहते हैं. इसके बाद वी हैव टर्मिनेशन. टर्मिनेशन इज व्हेन द गवर्नमेंट टर्मिनेट्स योर
सिटीजनशिप. हाउ इज दैट पॉसिबल? जब आप किसी दूसरे कंट्री का सिटीजनशिप लेते हैं, मान लो कि आप यूएस सिटीजन बन जाते हो या कैनेडियन सिटीजनशिप बन जाते हो, तो ऑटोमेटिकली आपका इंडियन सिटीजनशिप टर्मिनेट होता है. सो दैट इज कॉल्ड टर्मिनेशन. एंड फाइनली डेप्रिवेशन का मतलब क्या है? डेप्रिवेशन का मतलब है कि अगर आपने फ्रॉड करके सिटीजनशिप प्राप्त किया है, then your citizenship can be deprived. Again, the government will deprive your citizenship. तो आप जानोगे कि termination and deprivation is done by the authority, is done by the government, whereas renunciation वो आप खुद करते हो. Clear? So these are the ways for the loss of citizenship, and we've understood what are the aspects with regard to citizenship in India. Let's now proceed to the next article. तो अगला आर्टिकल भी ट्रम्प के रिलेशन में ही है. तो आई टोल्ड यू अ लॉट ऑफ चेंजेस ही इज डन. तो सेकंड चेंज उन्होंने जो किया है इज विद रिगार्ड टू गेटिंग आउट ऑफ द WHO. WHO क्या है? द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. तो इन्होंने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से बाहर आए हैं, एज वेल एज पेरिस क्या है? पेरिस एग्रीमेंट, इनसे भी वो बाहर आए हैं. सो वी गोना सी बोथ दीज आर्टिकल्स नाउ. फर्स्टली, what are the key reasons for the withdrawal? So let's first understand with regard to वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. तो अगर हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, वी सी दैट ट्रम्प जो है, इन्होंने अपना जो यूएस जो कंट्री है, दे वांट टू कम आउट ऑफ दिस ग्रुपिंग ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, व्हिच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल बॉडी. एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि वो उन्होंने ऐसा कुछ किया है. उनके पहले कार्यकाल में, यानी कि वी नो दैट ही वाज अ प्रेसिडेंट इवन इन द 45th प्रेसिडेंट, राइट? तो उस टाइम पे भी इन्होंने इससे विड्रॉ किया था. लेकिन जो अगले प्रेसिडेंट आए थे, जिनका नाम है जो बाइडेन, इन्होंने वापस से ये रीजॉइन किया था, यूएस को वापस से रीजॉइन करवा दिया था. लेकिन अभी वापस से जब ट्रम्प आए हैं, ही इज अगेन पुल्ड आउट ऑफ दिस बॉडी ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. तो पहले समझते हैं व्हाट आर द रीजंस फॉर द विड्रॉल ऑफ द यूएसए फ्रॉम दिस ऑर्गेनाइजेशन. तो अगर हम कुछ लिस्ट डाउन करें, क्या क्या रीजंस है क्यों वो उन्होंने स्टेप आउट किया है. फर्स्ट इज WHO का मिसमैनेजमेंट. ये कहते हैं कि जो WHO ने स्पेशली ड्यूरिंग द कोविड पैंडेमिक कुछ प्रॉपर स्टेप्स नहीं उठाए हैं. ओके, दे मिसमैनेज्ड the health of the globe. They did not have better policies, जिसके कारण ये बहुत बदतर हो गई थी. So that is the mismanagement. The policies are not clear of the WHO. The second aspect and the most important reason क्यों वो नहीं चाहते हैं, वो कहते हैं ये एक फाइनेंशियल बर्डन है यूएस के लिए. कैसा फाइनेंशियल बर्डन? तो WHO का अगर मेंबर्स है, उनको फंडिंग जो है, इस ऑर्गेनाइजेशन को फंडिंग आ जाती है बाय द मेंबर कंट्रीज, जैसे यूएस, चाइना, इंडिया, ये सब कंट्रीज मेंबरशिप करती हैं, कुछ अपना वॉलंटरी फंडिंग करती है. सो इट इज सेड कि एनुअली $100 मिलियन का फंडिंग इनको देना पड़ता है. एंड इट इज सेड दैट 2022-23 में नियरली 1.3 बिलियन का वॉलंटरी फंडिंग किया था यूएस ने. तो ये कहते हैं कि ये यूएस पे एक भारी भरकम फाइनेंशियल बर्डन है, जिससे वो मुक्त करना चाहते हैं यूएस को. ओके, द थर्ड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, वो कहते हैं कि यहाँ पे बहुत अनफेयर तरह काम करता है, ये बायस है कुछ कंट्रीज पे, इन्फ्लुएंस है कुछ कंट्रीज से, और यहाँ पे वो पॉइंट आउट कर रहा है चाइना की तरफ. तो वो कहता है ये जो ऑर्गेनाइजेशन, इट इज बेसिकली बायस्ड टुवर्ड्स सम कंट्रीज एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय सर्टेन कंट्रीज लाइक चाइना. तो ये रीजंस उन्होंने स्टेट किया है फॉर द रिमूवल ऑफ यूएसए फ्रॉम दिस ऑर्गेनाइजेशन. सो दिस इज वेयर वी सी what are the consequences. Now let's see with regard to what were the steps taken by Trump in this regard. तो इन्होंने क्या किया? Firstly, इन्होंने फंडिंग को रोक दी थी. Okay, so what he first did, he stopped the funding. As I told you, उनको लगा कि यहाँ पे बहुत ज्यादा बर्डन चल रहा है. इसके अलावा उन्होंने जो यूएस के एम्प्लॉइज हैं,
राइट। यूएस के एम्प्लॉइज कहाँ पे काम करते हैं, WHO की ऑर्गेनाइजेशन में भी काम करते हैं। तो उन्होंने विड्रॉ किया था, उनको वापस बुला दिया। So that is the second aspect here, withdrawal of the personnel working in WHO of the US government. The third aspect that he did is he's looking for newer alternatives. Alternatives किसके alternatives? WHO की alternatives की खोज कर रहे हैं कि एक replace करना चाहिए WHO को, कोई organization ऐसा जहां पे better काम कर रहा है as opposed to WHO. And the last aspect is pandemic treaty से भी ये बाहर आए हैं। तो पैंडेमिक ट्रीटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रीटी कि स्पेशली ड्यूरिंग कोविड ये आया था फॉर कल कोई दूसरा पैंडेमिक आता है जैसे कोविड की तरह, वी शुड हैव अ प्रॉपर गाइडलाइंस एंड पॉलिसीज इन प्लेस ताकि इसको कैसे केटर करें। तो ये टॉक्स और सब चल रहे हैं, तो ये बाहर आ गया है, इस पर्टिकुलर पैंडेमिक ट्रीटी से इन्होंने एग्जिट किया है। तो सेकेंड एस्पेक्ट हमने देख दिया था कि ट्रंप ने क्या क्या किया है आफ्टर कमिंग इनटू बीइंग द प्रेसिडेंट, एंड द थर्ड एस्पेक्ट इज द कॉन्सिक्वेंसेस। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए हैं नाउ दैट यूएसए इज नॉट पार्ट ऑफ WHO। तो यहां पे कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें, फर्स्टली फाइनेंसेस में हमको यहां पे स्ट्रेन पड़ेगा, राइट, बिकॉज हमने कहा है, हमने देखा है कि यूएसए contributes a lot. So because of this we understand कि अगर यूएसए ने अपना फंडिंग रोक दिया है, this will create a burden on WHO to fulfill its promises, to fulfill its various other aspects जो करता है for better health across the globe. The next aspect की अगर हम बात करें, ये जहां पे डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं in the developing countries, right? We know WHO plays a very important role in developing countries and least developing countries जैसे कि African countries। तो वहां पे vaccines और सब, they don't have infrastructure to create or to combat these diseases। तो इसीलिए WHO यहाँ पे बहुत important role play करता है। तो अगर WHO के पास फंडिंग नहीं होगा, वो कैसे हेल्थ इंश्योर करेगा, स्पेशली इन दीज डेवलपिंग एंड द लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज लाइक अफ्रीका, जहां पे वैक्सीन्स प्रोवाइड करना होता है, प्रॉपर चेकिंग करनी पड़ती है, सर्वेलेंस होता है, टेस्टिंग करते हैं। तो ये सब यहाँ पे एक ब्लॉकेड होगा, यहाँ पे एक you can say create more problems especially for the least and the developing countries। एस्पेक्ट अगला है कि लॉस ऑफ एक्सपर्टीज। जैसे हमने देखा ट्रंप ने क्या किया, अपने जो यूएस गवर्नमेंट के पर्सनल्स जो यहाँ पे काम करते हैं उनको विड्रॉ कर दिया, राइट। सो इसके कारण एक्सपर्टीज जो यूएसए प्रोवाइड करती थी ये भी बंद हुई, राइट, इसका भी बंद होगा। सो दीज आर सम कॉन्सिक्वेंसेज दैट वी सी। However, there are some aspects that they say कि अभी अगर यूएसए चला जाएगा, we will have new players like China, like other South countries, okay, global South countries यहाँ पे participate करेंगे, greater इनका participation होगा to ensure a safe and a better health. So this is what we are going to see, new players coming into the arena after the exit of the US is what some of them say. तो ये पूरा आर्टिकल था WHO के बारे में विद रिगार्ड टू द एग्जिट ऑफ यूएस। लेट्स आल्सो सी अबाउट WHO बिकॉज यहाँ पे आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं WHO के स्टैटिक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, राइट। तो WHO जो है 7th अप्रैल में बना एंड दैट इज व्हाई वी सेलिब्रेट 7th अप्रैल एज वर्ल्ड हेल्थ डे। इसका हेडक्वार्टर्स है जिनेवा स्विट्जरलैंड में और ये एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूएन के अंदर, एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी जो हेल्थ रिलेटेड काम करता है। सो इसका मेजर एम है टू प्रमोट ग्लोबल हेल्थ, टू कीप द वर्ल्ड सेफ एंड सर्व द वल्नरेबल। डेवलपिंग कंट्रीज में काम करना, लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज में काम करना, ग्लोबल हेल्थ को प्रमोट करना, वैक्सीन्स की अवेलेबिलिटी देखना, रिसर्च में कंट्रीब्यूट करना, डेटा देना विद रिगार्ड टू वेरियस डिजीजेस। जैसे बहुत सारे रिपोर्ट्स आते हैं एक्सीडेंट से लेके मलेरिया से लेके। सो दिस इज व्हाट WHO डज, राइट। सो इट गिव्स इट डेटा। सो यूएस को यहाँ पे
यू कैन से बैड कॉन्सिक्वेंसेस भी झेलने पड़ेंगे, क्योंकि उनको ये डेटा जो सब WHO देता है, दे विल मिस आउट ऑन ऑल ऑफ दिस। अपार्ट फ्रॉम दैट, डायरेक्टर जनरल पूछ सकते हैं, तो डायरेक्टर जनरल है डॉक्टर टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं स्पेशली एलिट जैसे एग्जाम्स में, तो आपको ये बाय हार्ट होना चाहिए, राइट। इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस के डायरेक्टर जनरल्स यू हैव टू रिमेंबर। इसके अलावा हम देखते हैं मेंबरशिप है 194 मेंबर कंट्रीज के। सो दिस इज विद रिगार्ड टू WHO। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल। द थर्ड एस्पेक्ट हमने कहा कि यूएस ने विड्रॉ किया है विद फ्रॉम द पेरिस अग्रीमेंट। तो हम पहले जान लेते हैं व्हाट आर द डिफरेंट एस्पेक्ट्स विद रिगार्ड टू पेरिस अग्रीमेंट एंड वी विल से व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस। अभी जब यूएस आ गया है बाहर, what are the consequences of this particular aspect। तो पहले समझते हैं पेरिस अग्रीमेंट के बारे में, then I will come back to the article। तो पेरिस अग्रीमेंट की बात करें, it is basically related to climate change। ठीक है, किससे रिलेटेड है ये? क्लाइमेट चेंज से। तो ये जो एक अग्रीमेंट है, इसको अडॉप्ट किया गया था 12 दिसंबर 2015 को। ओके तो यहाँ पे फ्रांस में एक मीटिंग हुआ था, पेरिस फ्रांस में मीटिंग हुआ था, जिसका नाम है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, COP। ठीक है, ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में बहुत सारे मेंबर कंट्रीज साथ में आते हैं और डिस्कस करते हैं विद रिगार्ड टू इश्यूज लाइक क्लाइमेट चेंज। तो ये 21st वाला मीटिंग था, 21st, इसीलिए इसको हम बोलते हैं COP21। तो ये हुआ था पेरिस फ्रांस में 2015 में, और इस अग्रीमेंट में बहुत सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स निकल के आए। तो आइए जान लेते हैं व्हाट एग्जैक्टली वाज दिस। द मेजर ऑब्जेक्टिव वाज कि हम जो क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट करें। कैसे कॉम्बैट करें? बाय टेकिंग स्टेप्स टू इंश्योर कि जो हमारा ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है ये 2 डिग्री से ज्यादा ना हो, इसको हम बंद करेंगे। वी विल इंश्योर दैट ये जो एवरेज टेम्परेचर है, जो वार्मिंग हो रहा है, टेम्परेचर राइज हो रहा है, इसको हम कर्ब करें, इसको हम कॉम्बैट करें। सो दे सेड वी हैव टू इंश्योर कि ये 2 डिग्री सेल्सियस से कम हो, एंड एफर्ट्स लगाएंगे कि 1.5 डिग्री से ज्यादा ना हो। तो 2 डिग्री इज लाइक द मैक्सिमम लिमिट, और हमारा एफर्ट्स होगा कि 1.5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये था पेरिस एग्रीमेंट के बारे में, और इसके अंदर सारे कंट्रीज ने यहाँ पे प्लेजेस किए। प्लेज मतलब मेरे कंट्री क्या क्या करेगी, क्या क्या स्टेप्स उठाएगी, ये सब उन्होंने आगे रखा। तो इसको हम बोलते हैं नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस। नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस आर बेसिकली प्लेजेस टेकन बाय कंट्री कि वो क्या क्या स्टेप्स उठाएंगे ताकि जो टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ना हो एंड वेल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस। तो इंडिया ने भी ऐसे प्लेजेस लिए हैं एंड दैट इज कमिंग अंडर नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस। तो इंडिया ने क्या क्या स्टेप्स बोले हैं, वो क्या क्या करेंगे? पहले उन्होंने कहा कि 45%, इसको अपडेट किया गया है तो मैं अपडेटेड वाला ही डिस्कस करूंगी। तो 45% जो एमिशंस रिलीज होते हैं इसको हम कम करेंगे। इसके अलावा वी विल इंश्योर कि 50% जो हमारी एनर्जी कैपेसिटी है वो आएगा फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी, okay, not from fossil fuels, okay, so it is coming from non-fossil fuels. You know what is the difference between renewable and non-renewable और रिन्यूएबल एंड फॉसिल फ्यूल? फॉसिल फ्यूल्स की अगर हम बात करें जैसे कि कोल, ओके, वी टॉक अबाउट पेट्रोलियम, ये जो है धरती के अंदर जो पाए जाते हैं इसको बनाने में वापस सालों लगते हैं, राइट? और ये एनवायरनमेंट के लिए हानिकारक होते हैं बिकॉज दे रिलीज gases, right, which are not good for the environment. On the other hand, renewable energy जो है, ये जो ऊर्जा है, this comes from natural beings जैसे कि sun, wind, टाइडल, राइट? सो ऐसे सब जब एनर्जी वहां से जब बनाते हैं हम, इसको हम रिन्यूएबल एनर्जी, क्योंकि ये जो है इट डज नॉट गेट एग्जॉस्टेड, राइट? ये कैन बी कंटिन्यूअसली टेकन अप फ्रॉम देम, सो दैट इज व्हाई रिन्यूएबल एनर्जी इज अ बेटर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे हमने बोला कि हम 50% वहां से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करेंगे, बनाएंगे, ना कि केवल कोल और इससे। अभी जो है हम ज्यादा कोल और इसका इस्तेमाल करते हैं एनर्जी रिक्वायरमेंट पे, तो वो हम बदलेंगे ताकि हम ज्यादा पोल्यूशन ना फैले।
इसके अलावा कार्बन सिंक का मतलब है कि हम कार्बन स्टोर करेंगे एनवायरनमेंट में जो कार्बन है, विच इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई ग्रीन हाउस गैसेज जो टेम्परेचर है अर्थ का वो बढ़ता है बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। आपने ग्रीन हाउस गैसेज और सब सुना होगा, राइट? तो दीज आर द गैसेस, इसको कम करना है एनवायरनमेंट में ताकि जो ग्लोब का टेम्परेचर है इसको कम कर सके। सो दीज आर द प्लेजेस दैट इंडिया हैज डन। Now coming back to the article, हमने देखा है कि US has come out of the agreement. Now US is not the only one. US के अलावा there are many countries जिन्होंने इसको ratify नहीं किया है। ratify का मतलब है कि उन्होंने इसका पूरा पार्टी नहीं बने हैं, उसके उन्होंने लॉज और सब नहीं बनाए हैं। So which are these countries? The countries are Iran, Libya and Yemen. Okay, तो 3 countries and the 4th one is USA. So Iran, Libya and Yemen are the countries that are not party to the Paris Agreement. Now coming back to my article now, हमने देखा है that now Donald Trump has given an executive order to come out of this Paris Agreement. So let's see what exactly इससे हमको समझ में आता है। Firstly, ये पहली बार नहीं है जहां पे ट्रंप ने पेरिस अग्रीमेंट से एग्जिट किया है। इसका मतलब ये है कि जब वो 2015 में जब वो रूल में थे, इन्होंने तभी भी ये स्टेप उठाया था। Okay, that time also he exited from the Paris Agreement. Why do you think will somebody want to exit from the Paris Agreement? Because आपने देखा है कि ये climate change के लिए कितना important agreement है, तो क्यों कोई नहीं होना चाहता है? That is, if you have aspects where you want to create a country जहाँ पे आप फिर भी यूज करना चाहते हो oils, right? आप यहाँ पे build करना, you want to make America great again by using these particular industries which will harm the environment but will be good for your economy. That is what the line or the thinking goes. तो हम क्यों करना चाहते हैं पहले वो बाद में देखते हैं, अभी हम देखते हैं थोड़ा बैकग्राउंड इसके बारे में। ओके, सो यहाँ पे 2015 का ये पेरिस अग्रीमेंट है एंड ट्रंप ने, मैंने कहा कि वो उन्होंने एग्जिट किया था, बट उस टाइम का एग्जिट और इस टाइम का एग्जिट में थोड़ा फर्क है। आई टेल यू व्हाई। यहाँ पे जब उन्होंने एग्जिट किया था, देयर वाज अ क्लॉज, एज अ क्लॉज इन पेरिस अग्रीमेंट कि आप फर्स्ट 3 years ऑफ रैटिफिकेशन, यानी 2016 में ये फोर्स में आया था, राइट? पेरिस अग्रीमेंट केम इनटू फोर्स इन, हमने देखा 2016 में, तो 2016 के 3 साल बाद आप एग्जिट नहीं कर सकते हो, कोई भी कंट्री एग्जिट नहीं कर सकता, ठीक है? सो दैट इज फाइन। उसके अलावा 1 year ये जो आपने एग्जिट किया है वो इफेक्ट में नहीं आएगा। सो इवन आफ्टर 3 years ऑफ रैटिफिकेशन, अभी 2019 में वो खत्म हो गया, 1 year इज स्टिल केप्ट एज अ बफर टू नॉट एग्जिट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर अग्रीमेंट। लेकिन अभी 2025 में जब ट्रंप एग्जिट करेंगे, इनको यहाँ पे 3 years का वो एस्पेक्ट नहीं होगा, बिकॉज ये तो फोर्स आया था 2016 में, लेकिन ये 1 year अभी भी होगा। तो 1 year जो इफेक्ट में आएगा ये कंटिन्यू होगा आफ्टर विड्रॉइंग फ्रॉम द पेरिस अग्रीमेंट। सो यहाँ पे जो है, ट्रंप कैन बेसिकली रिमूव यूएस फ्रॉम द पेरिस अग्रीमेंट आफ्टर 1 year, whereas उस टाइम पे उनको बहुत समय लगा टू गेट आउट ऑफ दिस पेरिस अग्रीमेंट। इट वाज हार्डली 6 months जहां पे यूएस वाज आउट। जब बाइडेन वापस आए थे, उन्होंने वापस ये ज्वाइन कर लिया था। सो दैट इज हाउ ये रिवर्स्ड ऑल द पॉलिसीज दैट वर डन बाय ट्रंप। तो अभी का इसीलिए जो एंगल है ये थोड़ा डिफरेंट है। तो अभी ये बहुत साल तक अगर होगा, दिस विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन द यूएस। Now let's understand the consequences, and before consequences, reasons हमने बोला था कि हम reasons देखेंगे why did Trump come out of this Paris agreement। reasons की बात करें, firstly I told you US जो है ये rely करना चाहता है on oil extractions, shale gas, राइट? तो इनका जो मोटो है, इट्स ड्रिल बेबी ड्रिल। ओके, दे वांट टू एक्सट्रैक्ट मोर फ्रॉम द फील्ड्स एंड दे वांट टू यूटिलाइज दिस एनर्जी लाइक फॉसिल फ्यूल्स, राइट? इससे उनको इकोनॉमी में उनको कंट्रीब्यूट करना है, दैट इज वन एस्पेक्ट ऑफ इट।
इसके अलावा वो कहते हैं जो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि वो क्लाइमेट चेंज को नहीं मानते. ही कॉल्स इट अ होक्स. होक्स का मतलब है छल. ही कंसिडर्स क्लाइमेट चेंज एज अ होक्स एंड ही डजंट वांट टू he doesn't believe in this 2 degrees Celsius 1.5 degrees Celsius. उनको उनसे कुछ लेना देना नहीं है. and that is why he said that I am coming out, क्योंकि इससे हमारा US का जो पैसा है यहाँ पे हम डाल रहे हैं. so another aspect is financial burden. वो कहते हैं कि हमको ज्यादा यहाँ पे कंट्रीब्यूट करना चाहिए. राइट, वी हैव टू, द मेंबर कंट्रीज आर कंट्रीब्यूटिंग, डेवलप्ड कंट्रीज आर कंट्रीब्यूटिंग. तो ये होगा एक फाइनेंशियल बर्डन ऑन द कंट्री, इसीलिए वो हटाना चाहते हैं यूएस को. सो दीज आर सम एस्पेक्ट्स व्हाई यूएस डज नॉट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट. इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? कॉन्सिक्वेंसेस ये है कि यूएस जो है ये बरसों से डेवलपमेंट की ओर चल रहा है एंड दैट इज वेयर इट हैज गिवन आउट अ लॉट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस. बहुत सारी इंडस्ट्रीज है यहाँ पे एंड दैट हैज कंट्रीब्यूटेड टू अ लॉट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस. और कितना कंट्रीब्यूशन है? इट इज सेड दैट यूएसए इज द सेकेंड लार्जेस्ट एमिटर of greenhouse gases. अभी आप मुझे बताएंगे which country is the first largest emitter of greenhouse gases. Which country is the largest emitter of greenhouse gases is what you are going to tell me in the comment section. Now coming back to this, तो second largest emitter है, so this would create problems for the rest of the country also, because ये पोल्यूशन करते रहेगा और बाकी के कंट्रीज यहाँ पे स्टॉप करते रहेंगे. सो हमारा जो गोल है ये हम कभी मीट ही नहीं कर पाएंगे अगर ऐसा चलता रहा तो. इसके अलावा द कॉन्सिक्वेंस विल ऑल्सो बी विद रिगार्ड टू फाइनेंसेस. राइट, ना आइडियली द डेवलप्ड कंट्रीज को पे करना चाहिए बिकॉज इन्होंने बहुत सारा यहाँ पे नुकसान किया है. अभी जो क्लाइमेट है द रीजन इज बिकॉज ऑफ दीज कंट्रीज. तो जो फाइनेंसेस है इसीलिए हम इनसे लेते हैं, लाइक द लॉस एंड डैमेज फंड, ऐसे अलग अलग फंड्स हैं. तो अगर यूएसए चला जाएगा, फंडिंग कहाँ से आएगी? अ मेजर पोर्शन ऑफ द फंडिंग इज गिवन बाय द यूएस. राइट, तो ये जो फाइनेंसेस है इस पे बर्डन होगा, जिसके कारण स्पेशली द डेवलपिंग, लीस्ट डेवलपिंग एंड द आइलैंड मेंबर कंट्रीज, ये इनको यहाँ पे नुकसान भरना पड़ेगा. बिकॉज यहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स और सब हम बना रहे हैं यहाँ पे, दिस विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन दीज कंट्रीज. सो कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें, इन द लार्जर रन, इन द लॉन्गर रन, दिस विल इम्पैक्ट द ग्लोबल टेम्परेचर, दिस विल इम्पैक्ट द अर्थ. राइट, क्लाइमेट चेंज पे यहाँ पे बुरा, यहाँ पे और भी इम्पैक्ट होगा जो यूएस अभी मानना नहीं चाहता. सो दिस इज विद रिगार्ड टू द एस्पेक्ट्स फॉर द विड्रॉल ऑफ यूएस एंड फ्रॉम WHO एंड द पेरिस अग्रीमेंट. लेट्स नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल. अगला आर्टिकल है स्मार्ट सिटीज मिशन के बारे में. सो फर्स्टली वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द स्मार्ट सिटीज मिशन एंड देन आई विल कम बैक एंड एक्सप्लेन कि इस आर्टिकल में क्या क्या बताया है. तो स्मार्ट सिटीज मिशन की अगर हम बात करें, स्मार्ट सिटीज मिशन स्टार्टेड इन द ईयर 2015. पहले ये 5 साल के लिए हुआ करता था 2019 एंड देन उसके बाद ये एक्सटेंड हुआ एंड फाइनली इसका लास्ट डेट होगा 2025. तो 31st March 2025 is the deadline for this particular scheme. Have we achieved the deadline? Have we achieved the target? अभी भी 10% कुछ बाकी है. So hopefully end of March is where we are hoping कि ये इसका completion हो. So that is why the article has come today कि क्या चल रहा है इस particular mission में. अभी ये mission क्या है? This mission firstly is a centrally sponsored scheme. याद रख लेना, स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब है यहाँ पे दोनों सेंटर और स्टेट्स, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों साथ में आके कंट्रीब्यूट करते हैं, फंडिंग करते हैं ऐसे स्कीम्स में. कुछ स्कीम्स आप ऐसे भी देखोगे जिसका नाम होगा सेंट्रल सेक्टर स्कीम. ठीक है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम में याद रख लेना सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट काम करेगी, फंडिंग देगी. तो सेंट्रल सेक्टर में ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड में दोनों सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट साथ में आते हैं, फंडिंग देते हैं उस स्कीम की कंप्लीशन के लिए, उसके फंडिंग के लिए. Now what is the aim and objective of the Smart Cities Mission? इसका aim और objective है to promote sustainable, inclusive cities,
प्रोवाइड कोर इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लीन एनवायरनमेंट, सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर सिटीजन। तो हम ऐसे शहर बनाएंगे जो क्लीन होंगे, जो सस्टेनेबल होंगे, जिनमें बहुत सारा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। ओके, सो इट शुड बी डेवलप्ड काइंड ऑफ अ रीजन। इसको हम बोलेंगे स्मार्ट सिटी। अभी स्मार्ट सिटी का consequence क्या होगा, या if we are creating these smart cities, what is the benefit? The benefit is so many. Benefits are like यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ सकता है। इन्वेस्टमेंट अगर आएंगे तो ऑब्वियसली इट इज लाइक अ फुल सीरीज ऑफ गुड थिंग्स, राइट। इन्वेस्टमेंट आएगा यानी जॉब्स क्रिएट करेंगे, जॉब्स क्रिएट करेगा तो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बढ़ेगा, राइट, एंड ऑफ कोर्स वो इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूट करेगा। नेक्स्ट एस्पेक्ट इज ऑफ कोर्स क्लीन एंड सस्टेनेबल होंगे, तो एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छे होंगे। यहाँ पे जो वेस्ट वाटर होगा, वेस्ट ट्रीटमेंट होगा, ये भी अच्छे से मैनेज करेंगे। यहाँ पे गवर्नेंस, जो रूल ऑफ लॉ होगा, ये भी लोग भी खुश होंगे। यहाँ पे भी जो प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है। सो ऑल ऑफ दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ हैविंग अ स्मार्ट सिटी। इसका इम्प्लीमेंटेशन कौन कर रहा है? इट इज द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो इसके लिए 100 स्मार्ट सिटीज को चुना है टू डेवलप देम। ओके, और अभी इट इज सेड दैट अबाउट 90% ऑफ दैट इज कंप्लीटेड, 10% अभी भी बाकी है। फर्दर हम इसमें इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, द इंटरनेट ऑफ थिंग्स विल बी यूज्ड, जिसके कारण हमारा जो यहाँ पे वर्किंग है विल बी मोर ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबिलिटी होगी, प्रॉपर डिसीजंस क्रिएट करेंगे बाय द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। सो दैट इज स्मार्ट सिटीज मिशन। नाउ लेट्स कम बैक टू द आर्टिकल ऑफ द डे। तो यहाँ पे जो द हिंदू में आर्टिकल दिया है वो बताया गया है कि क्या हो रहा है स्मार्ट सिटीज मिशन में। स्मार्ट सिटीज मिशन हमने देखा है एंड यहाँ पे एक केस स्टडी भी दिया गया है शिमला के बारे में। तो बेसिकली द आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट what are the loopholes, what are the challenges in the smart city mission। ठीक है, इस आर्टिकल में बेसिकली बताते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस हैं इस मिशन में, और यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है शिमला के बारे में। सो विथ रिगार्ड टू दिस स्मार्ट सिटीज में एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है स्पेशल पर्पस व्हीकल, SPV, स्पेशल पर्पस व्हीकल इन द स्मार्ट सिटी। इसका काम है इम्प्लीमेंटेशन करना ऑफ स्मार्ट सिटीज मिशन। ठीक है, तो स्पेशल पर्पस व्हीकल प्लान बनाएगा, पॉलिसीज बनाएगा, प्रॉपर अडहरेंस कर रहे हैं कि हम उसको फॉलो कर रहे हैं ये चेक करेगा, पूरा इम्प्लीमेंटेशन करेगा स्पेशल पर्पस व्हीकल। तो आर्टिकल ये कहता है कि जो SPV है ये लेता नहीं है द काउंसिल्स, जो लोकल काउंसिल्स होते हैं, राइट, जो विलेज लेवल एरियाज होते हैं या सिटी एरियाज होते हैं, तो उसके जो काउंसिल्स हैं इसको उन्होंने नहीं लिया है। जो ग्राउंड रियलिटीज है किसको अच्छे से पता है? मेनली दीज काउंसिल्स, राइट, दीज गवर्निंग काउंसिल्स। तो ये एक मेजर ड्रॉबैक है दैट द SPVs आर नॉट हैविंग। सो स्पेशल पर्पस व्हीकल जो है they are bypassing these local governments and they are working, and that is creating problems। जो community participation ही नहीं है इस स्कीम में, ये बताता है ये। Apart from that, we also see जो area based development है, that's called ABD। तो development जो हो रहा है, it is saying कि ये कुछ ही zones within the city, तो अगर मान लेते हैं शिमला पूरा सिटी में को स्मार्ट सिटी बनाना है, फिर भी कुछ एरियाज, कुछ पॉकेट्स ऐसे होंगे जहां पे डेवलपमेंट ही नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ एरियाज को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, स्पेसिफिक जोन्स विद इन द सिटी, तो जिसके कारण यहाँ पे पूरे सिटी का डेवलपमेंट यहाँ पे नहीं हो रहा है, व्हिच इज डिफीटिंग द पर्पस, बिकॉज पूरा स्कीम का नाम क्या है? स्मार्ट सिटी, राइट। तो अब एरिया के बारे में जो है यहाँ पे पूरा सिटी ऐसा डेवलप होना चाहिए, एंड दैट इज नॉट द केस, एंड दैट इज व्हाई दे हैव हाईलाइटेड दिस। सो व्हाट वेंट रॉन्ग, व्हाट इज मिसिंग, ये बताया है। इसके अलावा मैंने कहा था एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज ICT, है ना, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। जो आपका इंटरनेट है, ओके, ये जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है ये होना चाहिए, तभी आप स्मार्ट सिटीज उसको बनाओगे। बट हमारे जो रीजन में बेसिक अमेनिटीज ही नहीं है, तो आप एडवांस्ड फीचर्स कैसे लेके आओगे? बेसिक अमेनिटीज होने चाहिए तो ही आप एडवांस्ड
कंस्ट्रक्शन कर पाओगे, एडवांस लेवल पे उसको लेके जाओगे. सो दीज आर द ड्रॉबैक्स दैट आर गिवन इन दिस आर्टिकल. और शिमला का भी एक एग्जांपल दिया गया है कि वहां पे भी वही हो रहा है विद रिगार्ड टू द प्रोजेक्ट एंड व्हाई इट हैज नॉट बीन सो फार कंप्लीटेड. So now let's proceed to the next article. ये पूरा आर्टिकल हमने देखा है. A small article, just a one liner for you to understand. यहाँ पे नेहरू, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है पूरा नाम. ये मुंबई का पोर्ट है. It is set to become the first port in India. पहला पोर्ट होगा इंडिया में टू एंटर टॉप ग्लोबल पोर्ट्स. तो ग्लोबल पोर्ट्स का लिस्ट में इसका नाम आएगा. क्यों? बिकॉज इट हैज 10 मिलियन TEUs. Okay, now what is TEUs? ये आपको क्वेश्चन आएगा कि TEUs क्या है. TEUs का फुल फॉर्म है 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट्स. 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट्स इसका फुल फॉर्म है. Got it? So 20 foot equivalent units, इसका मतलब क्या है? It is basically saying it is a measure, especially shipping industry में ऐसा measure है to tell you कि capacity क्या है. Capacity in terms of containers, in terms of port. तो ये बताएगा with regard to TEUs. So with regard to 10 million TEUs, very few there are, especially global level पे इतना बड़ा होता है. Okay, 20 foot equivalent units. So by 2027 हमारे पास इतना डेवलपमेंट होगा इस पोर्ट सिटी में कि we will find this particular port in the global charts. तो ये पूरा आर्टिकल था. यहाँ पे आपको याद रखना है कि इंडिया में कितने मेजर पोर्ट्स हैं. There are 13 major ports of India and Jawaharlal Nehru Port is one of them. राइट. इसके अलावा हम देखते हैं दिस हैज बीन अनाउंस्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज. जो पोर्ट्स का डेवलपमेंट करता है वो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, एंड दिस इज सर्बानंद सोनोवाल. तो एक इंपॉर्टेंट मिशन है, इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जिसका नाम है सागरमाला प्रोजेक्ट. ओके, सागरमाला प्रोजेक्ट किया था 2015 में मेनली फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट सिटीज इन इंडिया. राइट. तो इंफ्रास्ट्रक्चर और सब बूस्ट करने में स्पेशली इन द कोस्टल रीजन्स वी हैव द सागरमाला प्रोजेक्ट. तो ये पूरा आर्टिकल हमने देखा. जस्ट अ वन लाइनर फॉर यू. लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल. अगला आर्टिकल है विद रिगार्ड टू वर्ल्ड बैंक न्यूट्रल एक्सपर्ट. सो यहाँ पे हु इज द वर्ल्ड बैंक न्यूट्रल एक्सपर्ट, इसका नाम क्या है? एक्सपर्ट का नाम है मिशेल लीनो. ठीक है, मिशेल लीनो इज द वर्ल्ड बैंक न्यूट्रल एक्सपर्ट. व्हाट एग्जैक्टली इज द आर्टिकल, पहले समझते हैं. सो एक इंपॉर्टेंट ट्रीटी है जिसका नाम है इंडस वाटर ट्रीटी. ये इंडस वाटर ट्रीटी जो है ये आया था इन द ईयर 1960. ओके, इंडस वाटर ट्रीटी जो आया था ये आया था 1960 में. ट्रीटी में क्या बताया है? ट्रीटी में बताया है with regard to the division of rivers between India और पाकिस्तान. तो इंडिया और पाकिस्तान we know before independence India Pakistan was one region, right? लेकिन क्या हुआ ब्रिटिशर्स के टाइम पे? we see that in 1947 the two countries were divided into two aspects and यहाँ पे जो रिवर्स पहले जो यूज करते थे अभी इसको डिवाइड करने का यहाँ पे मांग उठाई गई थी. बट कैसे डिवाइड करें इसका बड़ा प्रॉब्लम था. तो 1960 में एक हमने ट्रीटी बनाया. ट्रीटी को यहाँ पे हेल्प किया गया था वर्ल्ड बैंक ने एंड डिसाइड किया गया था कि जो 3 वेस्टर्न रिवर्स हैं वो जाएंगे पाकिस्तान के तरफ और जो 3 ईस्टर्न रिवर्स हैं वो जाएंगे इंडिया की तरफ. ओके, वो यूज करेंगे इंडिया. सो कौन से 3 रिवर्स हैं? देयर इज चेनाब, झेलम एंड इंडस. चेनाब, झेलम एंड इंडस. और इंडिया की तरफ कौन से होंगे? रावी, बियास एंड सतलुज. तो आपको ये याद रखना है कौन से रिवर्स इंडिया यूज करती है, कौन से रिवर्स पाकिस्तान यूज करती है. तभी भी वी आर अलाउड टू यूज 20% एस्पेक्ट ऑफ दोज रिवर्स एंड दे आर आल्सो अलाउड टू यूज 20% ऑफ आवर रिवर्स. तो ऐसा हमने एक अग्रीमेंट में बताया है, ट्रीटी में बताया है.
अभी प्रॉब्लम है कि डिस्प्यूट हमेशा रहेंगे। तो अभी जो प्रोजेक्ट्स हम बनाते हैं तो उसमें यहाँ पे पाकिस्तान को प्रॉब्लम है, पाकिस्तान ने बनाया, इंडिया को प्रॉब्लम है। सो विच आर द 2 प्रोजेक्ट्स दैट आर इन द लाइमलाइट नाउ? प्रोजेक्ट है पहला किशन गंगा प्रोजेक्ट जो झेलम ट्रिब्यूटरी में है, और रतले प्रोजेक्ट जो चेनाब रिवर पे है। और ये 2 रिवर्स किसके हैं? पाकिस्तान के। और ये प्रोजेक्ट्स किसके हैं? इंडिया के। सो वी आर अलाउड, बट वी आर नॉट अलाउड टू यूज अ फुल रिवर। आई टोल्ड यू ओनली 20% ऑफ द कैपेसिटी हम यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए डिस्प्यूट हुआ बिटवीन द 2 कंट्रीज, एंड देयर वी आल्सो हैव अ प्रॉपर डिस्प्यूट। अगर कोई डिस्प्यूट हुआ तो उसका मैकेनिज्म क्या होगा, रेजोल्यूशन मैकेनिज्म क्या होगा, ये भी इस ट्रीटी में बताया गया है। सो अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी व्हिच इज गिवन इन आर्टिकल 9 ऑफ द इंडस वैली ट्रीटी 1960, 3 टियर मैकेनिज्म है, 3 लेवल्स हैं। पहला लेवल है ए परमानेंट इंडस कमीशन। तो पहला एक कमीशन बिठाई जाएगी अगर आपके पास, अगर आप 2 कंट्रीज you've not resolved anything, you have a dispute between the 2 countries, तो पहले एक कमीशन बिठाइए। कमीशन एक इनिशियल नोटिफिकेशन होगा, उनके साथ प्रोजेक्ट शेयरिंग, हमको इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, और ये डिसएग्रीमेंट को रिजॉल्व करने का काम करेगा। मान लेते हैं ये काम नहीं किया, एंड इट इज ट्रू इन इंडियाज केस, ये जो पीआईसी है, दिस डिड नॉट वर्क। द नेक्स्ट एस्पेक्ट दैट वी हैड इज अ न्यूट्रल एक्सपर्ट। तो नेक्स्ट लेवल, अगर ये फेल हुआ तो न्यूट्रल एक्सपर्ट के पास जाएंगे। तो कौन है अभी? मिशेल लिनेन, राइट? सो यहाँ पे इट विल बी अपॉइंटेड बाय द वर्ल्ड बैंक अगर ये पहला वाला फेल होगा तो, और ये टेक्निकल पूरा असेसमेंट करेगा और रिकमेंड करेगा, ठीक है? तो सिंगल मेंबर विल रेकमेंड एंड गिव इट्स रिकमेंडेशंस। एंड अगर सेकंड वाला भी फेल होगा, देन द थर्ड एंड द फाइनल स्टेप इज बेसिकली डिस्प्यूट। अगर डिस्प्यूट फिर भी है, वील हैव द वर्ल्ड बैंक अपॉइंटी जो इसको चेयर करेगा, और इसके डिसीजंस विल बी फॉलोड, दे विल बी बाइंडिंग। तो ये 3 लेवल्स हैं। तो अभी केस ये हुआ कि पाकिस्तान जो है, फर्स्टली इट हैड आस्क्ड फॉर अ न्यूट्रल एक्सपर्ट, पर 2015 में उन्होंने पूछा कि न्यूट्रल एक्सपर्ट चाहिए विद रिगार्ड टू दीज प्रोजेक्ट्स। 2016 में उन्होंने ये जो रिक्वेस्ट है इसको वापस ले लिया, एंड सीधा वो गया COA के पास। तो वो वर्ल्ड बैंक को पूछने लगा कि हमको अभी डायरेक्टली थर्ड एंड द फाइनल ये चाहिए, दैट इज कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। इंडिया का काम मानना है, इंडिया कहा नहीं, हमको प्रोसेस फॉलो करना चाहिए, राइट? तो अगर फर्स्ट वाला नहीं होना हुआ, सेकंड वाले के पास जाना चाहिए, ना कि हम थर्ड के पास जाएं। सो हमने बोला कि हमको न्यूट्रल एक्सपर्ट ही चाहिए, एंड न्यूट्रल एक्सपर्ट विल नाउ गिव द विद रिगार्ड टू द रिकमेंडेशंस। तो वर्ल्ड बैंक ने क्या किया? दोनों को कुछ किया। 2022 में इन्होंने दोनों को इनिशिएट किया, एक है न्यूट्रल एक्सपर्ट और द कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, राइट? इंडिया ने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में शामिल होने को ना उन्होंने बंद किया। इट डिड नॉट फॉर्म, इट डिड नॉट ज्वाइन इट, एंड इट सपोर्टेड द न्यूट्रल एक्सपर्ट। हमने न्यूट्रल एक्सपर्ट को सपोर्ट किया बिकॉज यहाँ पे ट्रीटी में बताया गया है कि आप दोनों चीजें नहीं कर सकते हो। इट डज नॉट अलाउ पैरेलल प्रोसीडिंग्स, सेम इशू पे दोनों चीजें नहीं कर सकते हो। सो वी आर फॉलोइंग द ट्रीटी बाय इट्स वर्ड। न्यूट्रल एक्सपर्ट ने क्या बोला? न्यूट्रल एक्सपर्ट ने हमको फेवर किया, इंडिया के पोजीशन को फेवर किया, एंड इट इज सेड नाउ कि वो प्रॉपर इवैल्यूएशन करके अपना फाइनल डिसीजन दे रहा है। सो ये पूरा आर्टिकल था विद रिगार्ड टू द वर्ल्ड बैंक न्यूट्रल एक्सपर्ट विद रिगार्ड टू मिशेल लिनो, हु इज नाउ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। लेट्स सी द लास्ट एंड द फाइनल आर्टिकल ऑफ द डे। ये छोटा आर्टिकल है तो क्विकली हम उसको देखते हैं। तो माओइस्ट एक्टिविटीज काफी हैं। अभी माओइज्म क्या है, नक्सल मूवमेंट्स क्या है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी। न्यूज ये है कि 14 ऐसे माओइस्ट को गन डाउन किया है, किल किया है। ओके, हमारे जो जवान हैं इन्होंने, पुलिस मेनली सीआरपीएफ इसका ये करती है, इसको इसके ऑपरेशंस करती है। और इसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट था जिसका 1 करोड़ की बाउंटी थी। व्हाट डू यू मीन? कि अगर इसको मारेंगे तो आपको 1 करोड़ मिलेंगे, दैट इज द बाउंटी। सो हु इज दैट 1 करोड़ पर्सन? ही इज बेसिकली द सीनियर मेंबर ऑफ द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द माओइस्ट
मूवमेंट। तो अभी देखते हैं क्विकली माओइस्ट मूवमेंट के बारे में। यहाँ पे हम देखते हैं दिस स्टार्टेड इन नक्सलबारी विलेज, इसलिए हम इसको नक्सलबारी अपराइजिंग कहते हैं। ये नक्सलबारी विलेज कहाँ पे है? ये वेस्ट बंगाल में है। तो ये अपराइजिंग हुआ था 1967 में और इसके मेजर लीडर्स है चारू मजुमदार और कन्नू सान्याल। तो ये दो लीडर्स, ट्राइबल लीडर्स ने इसका अपराइजिंग किया। What is the reason for the uprising? अपराइजिंग इसीलिए किया बिकॉज उनको एक क्लासलेस स्टेटलेस सोसाइटी बनानी है एंड दे आर नॉट अगेंस्ट, दे आर अगेंस्ट द गवर्नमेंट, राइट? दे वांट द गवर्नमेंट टू बी गिवन अवे बिकॉज ऑफ द करप्शन दैट हैज हैपेंड। उनकी लैंड जब्त की गई है, तो ये लैंडेड क्लास से उनको वो बड़े नाराज हैं, राइट? सो दे आर क्रिएटिंग एन आर्म्ड रेवोल्यूशन एंड दे कंसिडर द गवर्नमेंट, दे कंसिडर द स्टेट टू बी ऑप्रेसिव, एक्सप्लॉइट कर रही है हमको, ऐसा उनको लगता है और इसीलिए वो उसको हटाना चाहते हैं। दे वांट टू क्रिएट अ क्लासलेस सोसाइटी। तो जो एरिया में वो ऑपरेट करते हैं इसको हम कहते हैं रेड कॉरिडोर। और यहाँ पे कौन से स्टेट्स में ये एक्टिव है? ओडिशा, बिहार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, ऐसे मेनली द ईस्टर्न कंट्रीज, ईस्टर्न स्टेट्स ये एक्टिव है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट ने डिफरेंट मेजर्स उठाए हैं, जैसे कि ऑपरेशन ग्रीन हंट, ऑपरेशन समाधान। तो ऐसे करके द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू अपोज और कॉम्बैट द माओइस्ट वायलेंस। इसके अलावा देयर इज ऑल्सो यूनिट, स्पेसिफिकली ट्रेन्ड यूनिट्स है, बिकॉज ये जो वर्किंग करते हैं, ये जैसे इनका एक्टिविटीज है, इनको काउंटर करने के लिए उनकी एक्टिविटीज की जानकारी चाहिए। सो दैट इज व्हाई वी हैव स्पेसिफिक यूनिट्स कॉल्ड द कोबरा यूनिट्स दैट आर मेनली ट्रेन्ड टू टैकल देम। इसके अलावा डेवलपमेंट भी कर रही है ताकि उनको अपना ट्रस्ट, okay, you are creating trust on the government, right? उस we create measures where ये लोग गवर्नमेंट को ट्रस्ट करें। तो ऐसे किया जाता है by creating infrastructure projects, schools, hospitals, right? यहाँ पे employment दिया जाएगा उनके बच्चों के लिए। That is how you're going to win the people, by creating activities. Actions speak louder than words. तो बता के नहीं, करके बताओ तो probably they will understand. And finally, अगर आप सरेंडर करोगे तो हम आपके फैमिलीज को कुछ नहीं करेंगे, हम आपको पैसे देंगे। So all of these are various ways जहाँ पे government is trying to win. तो अभी it is through the recent case is of course using the operations to stop them with regard to these Maoists, and the one of the most wanted one was also taken. So this is with regard to today's articles. I hope you have understood almost all of them. Don't forget to watch the next video because अगला वीडियो हम डिस्कस करेंगे 20 important questions from CLAT perspective, आज के current affairs से related. Thank you so much for watching.